हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो आज हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक न्यूली रिलीज सीरीज़ और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सो एपिसोड 1 की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक ड्रैगन जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग के अराउंड लिपटा हुआ था वो यहाँ पर किसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है हमारी कहानी का मेन लीड जो कि फ्लाई करता हुआ उसकी तरफ आ रहा था और वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर धीरे धीरे करके वो उसके टेल के ऊपर भी और साथ ही यहाँ पर उसके विंग्स वगैरह और उसके हेड के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिससे कि यहाँ पर वो उसको धराशायी करने में कामयाब होने लगा था। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा पीछे हटकर आता है तो वो ये नोटिस करता है कि ये तो अपनी पावर को जमा कर रहा है और उसका इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उसके ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसके साथ ही हमें पता चलता है कि ये जगह तियानवू कॉन्टिनेंट कहलाई जाती है और यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट्स जो होते हैं उनको अपनी पावर को रीबिल्ड करने के लिए आइस, फायर, विंड या फिर थंडर जैसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। गॉड्स की विल के अनुसार यहाँ पर ये जो बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड होती है लिटिल स्पार्क से। और साथ ही तियानवू वारपूल जो है वो इस जगह की सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर तियानवू कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनको अपनी बॉडी के अंदर से असल पावर को एक्टिवेट करने के लिए इस पूल की ज़रूरत पड़ती है। जब तक ये अपनी बॉडी के अंदर एक्टिवेट नहीं हो जाता तब तक वो किसी भी तरीके की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बेसिकली उनको इसे अवेकन करना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। तो यहाँ पर हमें बेसिकली यही स्टोरी बताई जाती है और यहाँ पर ये जो बॉडीज़ होती हैं उनको मेनली पावर मिलती है तियानवू वॉर्टेक्स से, जिसके साथ ही यहाँ पर हमें कहानी के मेन लीड के बारे में बताया जाता है जो कि तियानवू वारपूल को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है अपनी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा सफरिंग का सामना करना पड़ रहा है। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में ही हमें उसके सफरिंग की एक छोटी झलक दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से एक लड़का ट्रेनिंग कर रहा था। असल में फॉरेस्ट के अंदर वो लगातार ट्री के ऊपर हिट करे जा रहा होता है। ये फैंग फैमिली का यंग मास्टर है और इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रखी है। साथ ही वो एक बीते हुए इंसिडेंट को याद कर रहा था, जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर उसके जो फादर हैं वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट के पास आए हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेटे को वो अपनी तरफ से मार्शल आर्ट सिखाएं। लेकिन तभी यहाँ पर ये जो मास्टर थे उनके साथ ही मना कर देते हैं और कह रहे थे कि आखिर कैसे आप यहाँ पर आ गए हो, क्या आपको ये बात नहीं समझ आती कि हमारे मास्टर ने पहले इस चीज़ के लिए मना कर दिया है और वो आपके लूज़र बेटे को बिल्कुल भी मार्शल आर्ट नहीं सिखाएंगे। जैसे ही यहाँ पर ये बात इस लड़के की बहन सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी और कह रही होती है कि मास्टर इकलौते आप ही हैं जिनके ऊपर हमें भरोसा है कि वो हमारे भाई की हेल्प कर सकते हैं स्काई डांस वारपूल को एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर वो एल्डर जो कि उसके साइड में खड़े थे वो इस बात से साफ इनकार कर देते हैं और कह रहे थे कि शुनर आखिर तुम किस तरीके की बात कर रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वो मास्टर जो कि यहाँ पर मौजूद था और वो एक काफ़ी एरोगेंट पर्सनैलिटी वाला बंदा होता है जो कि कह रहा था कि एक मीडियोकर पर्सन जो कि तियानवू वारपूल तक एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है, क्या आपको सच में लगता है कि मैं उसको अपने डिसाइबल बनाऊंगा? क्या सच में तुम इतने ज़्यादा वर्दी हो फैंग? जिसके साथ ही हमें हमारा मेन लीड फैंग भी दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर मौजूद था और जैसे ही वो अपनी इस इंसल्ट को सुनता है तो उसे काफ़ी बुरा भी लग रहा होता है, बट वो चुपचाप यहाँ पर खड़ा था क्योंकि उसके फादर और सिस्टर यहाँ पर मौजूद थे। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर अपने आप का फ्यूचर संवारने के लिए अपनी बहन शुनर के फ्यूचर को अफेक्ट कर रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते और मैं नहीं चाहूँगा कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी बॉदर करो उसको, तो यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर आ चुके थे फैंग के फादर जो कि एक अच्छे लेवल के मार्शल आर्टिस्ट थे और अब यहाँ पर वो मिस्टर दोंग से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं। वो अपने बेटे की वजह से मजबूर थे और कह रहे होते हैं कि मिस्टर दोंग आप ऐसा ना करें, आप मेरे बेटे को अपना डिसाइबल रख ले। लेकिन तभी मिस्टर दोंग कहने लग जाते हैं कि तुम एक खुद मार्शल आर्टिस्ट हो, फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं इस जैसे पर्सन को अपने साथ में रखूँगा, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अब फैंग इन सारी बातों को सुनकर परेशान हो जाता है और कह रहा था कि आखिर तुम्हारी क्वालिफिकेशंस ही क्या
है जो तुम इस तरीके से मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। हालांकि मुझे पता है कि मैं अपना ध्यान वो वारपुल अभी तक एक्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं एक डिसेंट पर्सन हूँ और साथ ही मेरी क्लियर एम्बिशंस हैं जो कि आपको भी पता है बहुत ही अच्छे से। फिर भी आप इस तरीके से दूसरों को बुली करते हैं, आपको इसके बारे में शर्म नहीं आती? जैसे ही यहाँ पर मास्टर दोंग अपनी इतनी ज़्यादा इंसल्ट सुनता है तो वो चीज़ वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और तुरंत ही एक आइस अटैक करता है वो। लेकिन यहाँ पर फैंग यांग के फादर बीच में आ जाते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक तो कर लेते हैं, लेकिन मास्टर दोंग उनसे ज़्यादा पावरफुल थे। जिस बात की एरोगेंस उनके बिहेवियर में नज़र आ रही होती है, वो तुरंत ही आगे बढ़ते हैं अपना आइस अटैक करने के लिए, लेकिन फैंग यांग के फादर तुरंत ही अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही अपने अपने एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही शुनर भी यहाँ पर मौजूद होती है जो कि कह रही थी कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें मेरे भाई के साथ, लेकिन तभी वो एल्डर उसको पकड़कर पीछे हटा लेते हैं। तभी यहाँ पर अब मास्टर दोंग और भी ज़्यादा आइस पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि फैंग यांग के जो फादर होते हैं वो बुरे तरीके से इंटरनली इंजर्ड हो चुके थे। मास्टर दोंग अभी भी नहीं रुकता, बल्कि वो एक बार फिर से अपनी आइस की पावर को इकट्ठा करके अटैक करने लग जाता है। वो एक टोर्नेडो को भेजता है फैंग के फादर की तरफ, लेकिन तभी वो भी अपनी एक फायर की शील्ड बना लेते हैं। बट अल्टीमेटली ये टोर्नेडो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसे यहाँ पर मिड लेवल के फैंग यांग के फादर बिल्कुल भी नहीं झेल सकते थे। वो वहाँ पर इंजर्ड हो जाते हैं, साथ ही बेहोश भी हो गए थे और फैंग यांग भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त बाद उसको होश आ भी गया था, तो वो रेंगते रेंगते अपने फादर की तरफ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि फादर आप ठीक तो हैं। तभी यहाँ पर मास्टर दोंग काफ़ी एरोगेंटली वहाँ पर मौजूद थे। हालांकि फैंग को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। वो बस यही सोच रहा था कि उसके फादर बस थोड़े ही इंजर्ड हैं, लेकिन तभी उसके फादर के मुंह से और भी ज़्यादा ब्लड आता है और वो ये कह रहे थे कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि मैंने तुमसे क्या कहा है, जो रियल स्ट्रांग होता है। तभी फैंग उनकी बात को पूरा करता और कह रहा था कि जो रियल स्ट्रांग होता है वो स्ट्रेंथ के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो दूसरों को प्रोटेक्ट करता है। डैड, मैं आपके आदर्शों को याद रखूंगा और इन्हें पूरे तरीके से निभाने की कोशिश भी करूंगा। लेकिन तभी उसके फादर अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ये चीज़ फैंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है और तब यहाँ पर वो मास्टर दोंग से कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने से वीक को बुली करते हो। मैं तुम्हें 1 साल के अंदर हरा दूंगा और याद रखना तुम कि तुम्हें मेरे फादर के सामने 3 टाइम्स काटो करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारी गलती है। लेकिन तभी मास्टर दोंग हंसने लग जाते हैं और कह रहे थे कि एक मीडियोकर पर्सन अब हमें हराएगा, वो भी 1 साल के अंदर। ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। हालांकि अगर तुम ऐसा कर पाए तो यकीनन मैं अपनी कल्टीवेशन को अबंडेंट कर दूंगा, और अगर मेरी गलती है तो मैं यकीनन तुम्हारे फादर के सामने 3 टाइम्स काटो भी करूँगा। जिसके साथ ही ये सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन वापस से दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सारी ही बातें फैंग याद कर रहा था और वो लगातार अपने आप को इंजर्ड करे जा रहा होता है प्रैक्टिस करके, जिसके साथ ही उसके हाथों से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और अब वो परेशान हो जाता है, उसे ट्री से लग कर वहीं बैठ गया था और सोचने लग जाता है अपने फ्यूचर के बारे में और कह रहा था कि आखिर क्यों मैं स्काई डांस वारपुल को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी अफसोस की बात है और बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाली भी। वो वही ट्री के पास बैठ जाता है और सब कुछ सोचने लगा था, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ आती है जो कि उसे कह रहा था कि ब्रदर हाउ, आप कैसे हैं, आप ठीक तो है ना। जिसके साथ ही अब यहाँ पर हमें उसके एक चाइल्डहुड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की उसकी तरफ बढ़ रही थी जो कि उसके पास आ जाती है और कह रही थी कि ब्रदर फैंग, मुझे पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हैं चीज़ों को करने के लिए, लेकिन अपने आप को हर्ट तो ना करें। मैं जानती हूँ कि आप अपनी पावर को अवेकन करना चाहते हैं। लेकिन तभी फैंग उठकर खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि सच में मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर दूसरों की पावर के साथ में कैच अप नहीं कर पा रहा, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा गलत बात है और मुझे इसके लिए काफ़ी बुरा भी लग रहा है। फिलहाल मैं इस बारे में तुमसे दोबारा बात नहीं करना चाहूँगा। तभी वो लड़की हंसने लग जाती और कह रही थी कि मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आप इस बात के ऊपर यकीन रखें कि आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपके ऊपर हमेशा से ही ट्रस्ट करती रही हूँ। भले ही कितना ही वक्त क्यों ना ले ले, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप ऐसा कर पाएंगे।
जिसके साथ वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। और यहाँ पर फैंग एक बार फिर से मोटिवेटेड हो गया था इन सारी चीज़ों को लेकर और कहता है कि अब मैं स्ट्रांग बनकर ही रहूँगा। वो वहीं पर बैठ जाता है और उसके बाद वो कल्टीवेट करने लगा था धीरे धीरे करके। जैसे जैसे वो कल्टीवेट कर रहा होता है तब उसकी बॉडी के अंदर से कुछ तो पावर एक्टिवेट होती है उसके एब्डोमिनल एरिया के पास में। यहाँ पर एक कोर पावर एक्टिवेट होती है जो कि धीरे धीरे करके चारों ही तरफ फैलने लगी थी। फिर उसकी बॉडी के अंदर से कोई तो चमकती हुई चीज़ यहाँ आसपास फैल रही होती है। फैंग भी उस चीज़ को देख रहा था कि सडनली ये चीज़ उसकी बॉडी से क्या बाहर आई है। उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा मैजिकल ऑरा निकल रहा था। फैंग की नज़रें भी इस चीज़ के ऊपर ही होती हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो मैजिकल बॉल था वो ब्लास्ट कर जाता है। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक छोटी सी लिटिल गर्ल दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी नज़र आ रही थी। जिसके बाद हमें यहाँ पर ये फेरी दिखाई जाती है जो कि जैसे ही फैंग को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखा रही थी और कह रही थी कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा यंग लगते हो। फैंग भी इसको देख रहा होता है और उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये फेरी आई कहाँ से और इसका यहाँ पर आने का क्या मकसद है। तभी वो कहने लग जाती है कि क्या यहाँ पर एक और वॉइड बॉडी भी मौजूद है या फिर तुम मुझे यहाँ पर जानबूझकर उठा रहे हो। मैंने यहाँ पर ढंग से स्लीप भी नहीं ली, तुमने यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। जिसके साथ ही यहाँ पर कह रही थी कि तुम तो एक घोस्ट की तरह नज़र आते हो। फैंग हैरान था इस लिटिल लड़की की बातों को सुनकर और उसे खुद नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर ये चीज़ है क्या। तभी वो बता रही होती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि तुम यहाँ पर न्यू जनरेशन के एक मार्शल आर्टिस्ट बनने वाले हो और ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जिसके साथ ही वो एक ट्री पर जाकर बैठ गई थी और कह रही होती है कि अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मेरा नाम शिंग हुओ है जो कि मैं तुम्हारी आंट भी हूँ और तुम्हारी मेंटोर भी। तभी फैंग इसको देख रहा होता और वो सोच रहा था कि इतनी छोटी सी फेरी अपने आप को मेरी आंट भला कैसे बता रही है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तभी वो यहाँ पर उसको बताने लग जाती है कि असल में पावरफुल बनने के लिए तुम्हें ट्रू वॉइड डिवाइन बॉडी को हासिल करना होगा, उसके बाद तुम एकदम ही रॉक स्टार बन जाओगे। तभी फैंग कहता है कि अच्छा तो फिर ये वॉइड गॉड होता क्या है, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकती हो। तभी वो यहाँ पर अपने हाथ के अंदर कुछ तो पावर को कंटेन करती है। जिसके बाद वो यहाँ पर एक बैकग्राउंड स्टोरी बताती है और कह रही थी कि असल में एंशिएंट टाइम के अंदर नूवा जो थी उन्होंने क्रिएट किया था ह्यूमन रेस को 5 अलग अलग कलर रेस से। जिसके बाद वो अलग अलग कलर रेस के बाद में लोग काफ़ी अलग मेथड से और साथ ही शेप और अलग तरीक़ों से लोग ईजाद हुए, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा इवॉल्व हो गए। जैसे कि यहाँ पर तुम बात कर रहे हो वॉइड वॉर्टेक्स के बारे में, तो अगर तुम इसे अवेकन कर लेते हो तो यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन दूसरों से बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, साथ ही एब्जॉर्व कर सकता है ट्रू मार्शल आर्टिस्ट की पावर को और इसके अंदर काफ़ी सारी पावर भी इकट्ठा रहेंगी। तभी यहाँ पर अब अपना फैंग कहने लग जाता है तो क्या आप मेरी इसके अंदर मदद कर सकती हो, प्लीज़ मैं भी यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मेरी मदद करें। तभी शिंगुओ कहने लग जाती है कि अच्छा तुम तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा टिमिड हो और उसके पास आ जाती है और कह रही थी कि अगर तुम इसको अवेकन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि वॉर्टेक्स को अवेकन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और साथ ही यहाँ पर अगर तुम्हारी बॉडी के साथ में जाके मर्ज होगा तो हो सकता है कि तुम इससे डिसेबल भी हो जाओ और इससे भी ज़्यादा खतरनाक केस तुम्हारे साथ हो सकता है। तभी यहाँ पर अब अपना फैंग थोड़ा इसके बारे में सोचने लगा था क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ काफ़ी ख़तरनाक भी होने वाली थी, क्योंकि अगर ये गलती से भी उल्टी हुई या फिर ख़राब हो गई तो फिर वो पूरे तरीके से डिसेबल हो सकता है। तभी शिंगो उसको कहने लग जाती कि तुम डर गए हैं ना, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है बेटा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और कह रही होती है कि वॉर्टेक्स जो होता है वो तुम जैसों के बस की बात नहीं। लेकिन तभी फैंग डिसाइड कर लेता और कह रहा था कि मैंने आपसे मना नहीं किया है, मैं यहाँ पर इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहूँगा। शिंगो कहने लग जाती है कि ठीक है फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना, मुझे लगता है कि तुम डर गए हो और मैं यहाँ से जा रही हूँ वापस से सोने के लिए क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। तभी वो उसके एब्डोमिनल एरिया के अंदर जा रही थी और साथ ही यहाँ पर फैंग को काफ़ी ज़्यादा पेन भी होने लग जाता है और वो यहाँ पर उसको रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो अब इस वॉर्टेक्स नाम की नई टेक्निक के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाह रहा होता है, जिसके चलते वो यहाँ पर शिंगुओ को रोकने में कामयाब हो रहा था और कह रहा था कि मैंने आपसे कहा ना मैं गिव अप नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करें इस वॉइड को ओपन करने के लिए प्लीज़।
फेंग अब काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाने लग जाता और कह रहा था कि मुझे मेरे फादर का रिवेंज लेना है, इसके लिए मैं प्रैक्टिस करूँगा ही। लेकिन तभी शिंगुओ तो बेहोश पड़ी हुई थी और उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होता। तभी फेंग आकर उसको हिलाने डुलाने लग जाता है और वो उसे एक डोल समझ के काफ़ी बुरे तरीके से हिला रहा होता है, जिसके बाद तो शिंगुओ अपनी एनर्जी को रिलीज़ करती है और कह रही थी कि मुझे ऐसे पागलों की तरह हिलाओ नहीं। जिसके साथ ही यहाँ पर कह रही होती है कि तो क्या तुमने सच में डिसाइड कर लिया है कि तुम यहाँ पर अपने इस वॉर्टेक्स को ओपन करना चाह रहे हो। तुम याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट प्रोसेस हो सकता है, इस प्रोसेस के अंदर तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो यहाँ पर फैंग को डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी फैंग कह रहा होता है कि जब तक मैं अपने फादर का रिवेंज ले पाने में कामयाब रहूँगा तब तक मुझे किसी भी बात से डर नहीं लगता। मैं हर एक माउंटेन पर क्लिम करने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी भी तरीके से कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे अपने फादर का रिवेंज लेना है। तभी शिंगो कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मार्शल आर्ट और साथ ही तुम्हारे वॉर्टेक्स को ओपन करने के लिए अब कुछ करना ही होगा। वो तुरंत ही अपनी पावर का कुछ हिस्सा लेती है और फैंग के फोरहेड के अंदर तुरंत ही यहाँ पर इंजेक्ट कर देती है, जिसके बाद फैंग को देखता है जो कि फ़िलहाल अभी अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आ चुका था। जैसे ही वो वहाँ आता है तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो उसके फादर खड़े हुए हैं। वो तुरंत ही अपने फादर की तरफ को भागने लग जाता है, लेकिन उसके फादर उसके ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फायर अटैक करते हैं और कह रहे थे कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो फैंग। तभी फैंग खुद भी अपने फादर को देख रहा था और उसके फादर साथ वो उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से फैंग फैमिली की कितनी ज़्यादा इंसल्ट हुई है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तभी उसकी बहन भी वहाँ आती है और कह रही थी कि ब्रदर, तुम्हारी वजह से हमारी कितनी ज़्यादा इंसल्ट होती है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मीडियोक्रिटी की वजह से हमें इतनी ज़्यादा ही शेम उठानी पड़ती है। और साथ ही उसके फादर और यहाँ पर मास्टर दोंग भी आ गया था, जो कि कह रहा होता है कि तुम तो इतने ज़्यादा बेकार पर्सन हो कि स्काई डांस फायरपुल तक को एक्टिवेट नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ पर स्टॉप करने के लिए ही बने हो, इन सारी ही चीज़ों को छोड़ दो। तभी फैंग यहाँ पर अपना सर पकड़ के बैठ जाता और कह रहा था कि मैं इतना ज़्यादा यूजलेस पर्सन हूँ क्या, क्या मैं सच में इतना ज़्यादा ट्रैश हूँ। तभी सारे ही लोग उसे बार बार ट्रैश ट्रैश कहकर बुला रहे थे, उसकी बहन, उसके फादर मास्टर दोंग और साथ ही उसके कुछ कजिन्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो कि फैंग को लगातार एक ही बात बार बार कह रहे थे, जिससे कि फैंग अब फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो चिल्लाने लगा था और यहाँ पर आसपास सारे ही विजुअल्स को यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ बैड स्पिरिट दिखाई जाती है जो कि फैंग को हिट कर रही थी और फैंग उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता। लेकिन तभी यहाँ पर काफ़ी सारा मिस्ट जमा होता है, जो कि मास्टर दोंग का रूप ले लेता है और अब मास्टर दोंग उसके ऊपर हावी हो रहा था। फैंग वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन मास्टर दोंग उसे अपने बड़े बड़े हाथों के अंदर कैद कर लेता है, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर वो अपनी मेडिटेशन को कर रहा था, वो एक अलग स्टेट में आ जाता है और यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर की पावर को फील कर पा रहा था, जिसके बाद धीरे धीरे करके वो यहाँ पर कुछ मैजिकल पावर को भी अपने अंदर फील कर रहा होता है और अब वो धीरे धीरे करके इस पावर को अवेकन करने में कामयाब भी हो जाता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर दोंग के हाथों से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वो एनर्जी काफ़ी इमेंस अमाउंट में थी, जिसके चलते मिस्टर फैंग अब यहाँ पर अपने हीरो को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। साथ ही यहाँ पर उसके अंदर से इतनी सारी डिवाइन एनर्जी निकलती है कि मिस्टर दोंग ही वहाँ पर पीछे को हट जाता है और ये डिवाइन एनर्जी असल वर्ल्ड में फैंग की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल के जा रही थी, एक बीम लाइट पिलर की तरह। और अब फैंग ने अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया था, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिंगो वहाँ पर मुस्कुराने लग जाती है। फैंग अपने आप को देखकर खुश हो रहा था और कह रहा था कि मैंने वॉर्टेक्स ऑफ नथिंगनेस को ओपन कर लिया है, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। और साथ ही उठकर खड़ा हो जाता है। सारे काले बादल छट चुके थे क्योंकि अब फैंग की ज़िंदगी में भी नई सुबह आ गई थी। तभी फैंग अपने घर में आ जाता है क्योंकि अब वो अपने फादर को इन सारी चीज़ों के बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर आता है तभी वहाँ पर वो लेडी रोने लग जाती है और कह रही थी कि फादर के जो जितने सारे एलिक्सर वगैरह थे, मेडिसिन वगैरह, सब कुछ यहाँ पर फैंग फैमिली ने कट कर दिया है। इवन यहाँ पर डॉक्टर्स को भी मना कर दिया तुम्हारे फादर को ट्रीट करने के लिए। इवन वो तो हमसे कह रहा है कि फैंग फैमिली को ही छोड़कर हम लोग चले जाएं।
जैसे ही फैंग इस बात को सुनता है तो वो तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से से वहाँ से भागा भागा चला जाता है ग्रेट फैंग एल्डर के पास में। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर अब अपने फैंग का कजिन भी बैठा हुआ था जो कि ब्रेक थ्रू कर रहा होता है। जैसे ही उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है तो अपने डैड को इसके बारे में बताता है। ग्रेट एल्डर भी इस जगह पर मौजूद थे जो कि बैठे हुए सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर फैंग आ गया था और साथ ही यहाँ पर ये लड़का भी उससे कह रहा होता है कि फैंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर फैंग काफ़ी गुस्सा हो गया था और कह रहा था कि ग्रेट एल्डर आखिर आपने क्यों मेरे फादर के एलिक्सर को बंद कर दिया है। क्या आपको नहीं पता मेरे फादर कितने ज़्यादा बीमार हैं। तभी यहाँ पर जैसे ग्रेट एल्डर तो चुप हो गए थे, लेकिन तभी उनका बेटा बोलने लग जाता और कह रहा था कि तुम ग्रेट एल्डर को इस तरीके से बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। फैंग का कजिन भी उसको कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर एकदम ही बेकार हो और वो जो एलिक्सर है वो मेरे जैसे बंदे की इन्वेस्ट होने चाहिए, ना कि तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे यूजलेस फादर के ऊपर। जैसे ही फैंग ये बात सुनता है तो वो काफ़ी गुस्सा हो गया था और तुरंत ही उसको मारने के लिए आगे आ रहा होता है। बट वो लड़का काफ़ी पावरफुल था, किक मार के फैंग को काफ़ी दूर फेंक देता है और अब फैंग भी आगे आ रहा होता है। लेकिन ग्रेट एल्डर इन दोनों को ही रुकने के लिए कहते हैं और कह रहे थे कि तुमने डोंग फैंग हांग के साथ में फ़ाइट करके इतना ज़्यादा बुरा किया है, साथ ही फैंग फैमिली के ऊपर तो इतना बड़ा डिज़ास्टर ला दिया तुमने, तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी वजह से मैं यहाँ पर अपनी फैंग फैमिली के अंदर तुम जैसे ट्रैश को अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। रही बात तुम्हारे फादर की, तो वो यहाँ पर ऑलमोस्ट अब अपनी लास्ट अंतिम स्टेज पर हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर उसको भी कोई एलिक्सर नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर अब अपने फैंग को काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाता है कि अगर मैं उस शाओबेई ट्रायल को पूरे तरीके से पास कर लूँ तब क्या आप मेरे फादर की फार्मेसी और ट्रीटमेंट वगैरह का खर्चा उठाएंगे ग्रेट एल्डर। तभी यहाँ पर उसका कजिन कहता है कि अच्छा, तो अब एक तुम जैसा ट्रैश पर्सन भी ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो फैंग। तभी यहाँ पर ग्रेट एल्डर उसको चुप रहने के लिए कहते हैं और कह रहे थे कि ठीक है, मैं तुमसे इस बात के बारे में प्रॉमिस करता हूँ कि अगर रिजल्ट तुमने लाकर दिखाया तो फिर मैं वापस से तुम्हारी फैंग फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा और मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। तभी फैंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, उम्मीद करता हूँ एल्डर आप अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो बंदा उसके पास में आ गया था और कह रहा था कि फादर आखिर आप क्या सच में इस लड़की को एक चांस दे रहे हो। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता था, साथ ही मुझे पता है कि ट्रायल के अंदर ये बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से हमें मौका मिल जाएगा इसकी फैमिली को यहाँ से बाहर फेंकने का और ये मना भी नहीं कर सकता। तो ये इन लोगों का मास्टर प्लान हो जिससे कि ये फैंग को तो यहाँ से बाहर निकाल ही सकते हैं, साथ ही इन लोगों के ऊपर किसी भी तरीके से कोई ब्लेम भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर यही सोचकर खुश हो रहे होते हैं, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फैंग अब उस जगह से निकलता हुआ बाहर की तरफ को जा रहा था और ये भी सोच रहा होता है कि अगर मुझे शाओबेई ट्रायल के अंदर पास करना है तो एटलीस्ट मुझे 5 लेवल तक तो ब्रेक थ्रू करना ही होगा। लेकिन ब्रेक थ्रू करूँगा कैसे, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सवाल है। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि शिंगुओ वहाँ पर अपीयर हो जाती है और उसके कंधे के ऊपर एकदम भाई वाले स्टाइल में हाथ रख के बोल रही होती है कि तुमने यहाँ पर इस चीज़ को बोल तो दिया है, लेकिन तुम्हें सच में लगता है कि 1 महीने के अंदर तुम 5th लेवल तक पे ब्रेक थ्रू कर सकते हो। सच में तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, तुम्हारी बॉडी इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बार फिर से अपना हीरो उदास हो जाता है और कह रहा था कि तुमने सही कहा, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बट मुझे ये करना ही होगा अपनी फैमिली के लिए, भले ही मेरे यहाँ पर वो टैक्स ओपन करने में डेथ ही क्यों हो जाए, लेकिन ये मुझे करना ही है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना ही होगा। तभी यहाँ पर मैं शिंगुओ कहने लग जाती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, तो फिर ठीक है तुम ऐसा कर लो। हालांकि तभी यहाँ पर अपना हीरो काफ़ी ज़्यादा चालाकी के साथ में उसके सामने चिकन पेश करता और कह रहा था कि आप ये खाएं और इसके बाद मुझे बताओ कि आखिर आप मेरी हेल्प करोगी या फिर नहीं। जैसे ही वो यहाँ पर इस मीट के पीस को देखती है तो यहाँ पर उसके मुँह में पानी आने लगा था और कह रही होती है कि ठीक है, मेरे पास में कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैं तुम्हें सिखा दूंगी और ठीक है लाओ फिर ये मुझे दे दो। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि नेक्स्ट ही सीन के अंदर वो यहाँ पर अपने हीरो को एक न्यू टेक्निक देती है जो कि टाइगर केव नाम की एक टेक्निक थी और कह रही होती है कि एक्चुअल कॉम्पैक्ट के लिए ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और विद इन अ मंथ मुझे लगता है कि तुम शायद से यहाँ पर 5 लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर पाओ, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इस मिडिल लेवल की टेक्निक को तुम
प्रैक्टिस कर लो। तभी हमें दिखाया जाता है कि फैंग यहाँ पर इस टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहा था और कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए मुझे इसके बारे में आप सिखा दीजिए। लेकिन तभी वो कहने लग जाती है कि इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है, ये कल्टीवेशन एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल की कल्टीवेशन है। ऑल्दो तुमने यहाँ पर वॉर्टेक्स ऑफ नथिंगनेस को तो झेल लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस टेक्निक को भी इतनी आसानी सीख सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक टेक्निक है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। तभी यहाँ पर फैंग उदास हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर शिंगो से कह रही होती कि तुम परेशान मत हो। उसको पेट करने लग जाती है और उसको संभालने की कोशिश कर रही थी और उसको मोटिवेट करते हुए कह रही थी कि डरो नहीं, तुम ये कर लोगे। तभी यहाँ पर अपना फैंग भी कहता है कि बिल्कुल, जो पावर आती है वो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। भले ही मुझे कितना ही सफ़र क्यों ना करना पड़ जाए, फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा इस टेक्निक को सीखने के लिए। तभी शिंगो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मुझे मेरी ब्यूटी स्लीप लेनी है, तो मैं तो चली सोने। और तुरंत ही वहाँ पर सो जाती है। उसने यहाँ पर स्क्रोल दे दिया, उसका काम वहीं पर ख़त्म हो गया। अब फैंग को यहाँ पर इस टेक्निक की प्रैक्टिस खुद से ही करनी थी। वो यहाँ पर इस टाइगर केव के फर्स्ट मूव को सीखने लग जाता है, लेकिन वो इसको सीख नहीं पा रहा था क्योंकि काफ़ी टफ मूव थे इस फर्स्ट मूव के अंदर। लेकिन लगातार प्रैक्टिस करता रहता है, काफ़ी बार वो गिरता है, संभलता है, लेकिन प्रैक्टिस करने में उसने जी जान लगा दी थी। वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है बिना किसी रेस्ट के, जिसके साथ ही उसकी टेक्निक जो थी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से अब काम करने लगी थी, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छे से इसको समझ लिया होता है। रात में जब वो घर वापस आ रहा था, वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा होता क्योंकि उसने हद से ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली थी। अगले दिन भी उसका यही रूटीन रहता है कि वो लगातार प्रैक्टिस करता जाता है और बिल्कुल भी नहीं रुकता। हालांकि उसको काफ़ी ज़्यादा बार हार का सामना करना पड़ता है, बट धीरे धीरे करके वो इस टाइगर केव के फर्स्ट मूव को काफ़ी अच्छे से और पावर के साथ में मास्टर करने लगता है। मिशुंग को तो सिर्फ यहाँ पर मीट से मतलब था, तो वो यहाँ पर अपना खाना पीना ही चालू रख रही होती है और ज़्यादा ध्यान उसका प्रैक्टिस के ऊपर नहीं था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा भी अपना हीरो जो था वो यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन भी कर रहा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर लगाकर वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि वो फाइनली यहाँ पर अपने मार्शल आर्ट के फर्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहा था। अगले दिन फैंग मार्केट के लिए निकल जाता है, कुछ सामान लेकर आ रहा होता है, लेकिन तभी यांग कुई नाम का बंदा उसके सामने आके खड़ा हो जाता है अपने साथियों के साथ और कह रहा था कि देखो तो ज़रा फैंग, मैं फैमिली के यंग मास्टर यहाँ पर आ गए हैं जो कि एकदम ही बेकार और ट्रैश हैं। फैंग अपना सामान रख लेता है और साथ ही यहाँ पर यांग कोई कह रहा होता है कि तुम्हारे डेट तो एकदम ही रुइंड हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर तुम्हारे डेट के जाने के बाद फैंग फैमिली के अंदर कोई मास्टर ही नहीं बचेगा। और वो सारे के सारे हंसने लगे थे। ये सारी बातें सुन के फैंग को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसका गुस्सा पहले से ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो वो कह रहा होता है कि यांग कुई, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर पीट डालूंगा, उसके बाद मुझसे फालतू की नॉनसेंस बातें करके तुम्हारा ही नुकसान होएगा। तभी यांग कोई कह रहा होता है कि अच्छा, तो अब आजकल के छोटे मोटे बच्चे भी हमें मारेंगे। वो अपने एक साथी को इशारा करता है, तो उसका साथी तुरंत ही आगे बढ़ता है गुस्से से अटैक करने के लिए। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि अब अपना फैंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और उसकी स्पीड भी काफ़ी फास्ट है। वो तुरंत ही उस बंदे को पकड़ के उसको किक मार के पीछे फेंक देता है और किक भी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। तभी यहाँ पर बाकी उसके साथी भी आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर वो सभी फैंग को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फैंग किसी के भी चुंगल में नहीं फंसता, बल्कि बहुत ही बुरे तरीके से उन सभी को पीट रहा होता है और किसी को कहीं फेंक रहा था तो किसी को कहीं। लास्ट में यहाँ पर एक बंदा रहता है जो कि उसे मारने के लिए आगे आ रहा था, बट फैंग उसको भी किक मार के वहीं पर अनकॉन्शियस कर देता है। यांग हुई जैसे ही देखता है कि उसके सारे साथियों का हाल फैंग ने बुरा कर दिया है, तो पहले तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था, बट क्योंकि वो स्ट्रांग था तो वो आगे बढ़ता है फाइट को कंटिन्यू करने के लिए। लगातार वो काफ़ी पंचेस से अटैक करता है, बट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना फैंग उसके सारे ही पंचेस को अपनी हाई स्पीड का इस्तेमाल करते हुए आराम से रोक पा रहा था। बट लास्ट में यांग को इसको काफ़ी स्ट्रांगली हिट करता है, लेकिन फिर भी फैंग एक बार फिर से वापस आ जाता है और उसको पीटने लगा था, जिसके साथ ही यांग को थोड़ा सा डरने लगा था और वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया। हालांकि एक बार फिर से इन दोनों के बीच में फाइट होती है, जहाँ पर दोनों ही इस बार अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हैं और दोनों ही एक दूसरे से अच्छी खासी टक्कर भी लेते हैं।
तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि फैंग अब यहाँ पर गुस्सा हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में उस बंदे के पास से निकल जाता है। लेकिन तभी यांग कोई कहता है कि तुम मेरा वेट करो, इस शाओवेई ट्रायल के अंदर मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि आखिर मैं कितनी पावर को अपने पास में रखता हूँ और फिर तुम मुझसे मर्सी के लिए बैक करोगे, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला हूँ। तभी फैंग कह रहा होता है कि ठीक है, वक्त आने दो, देख लेंगे, और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल हमें नज़र आ रही थी, लोग अपना सामान वगैरह बेच रहे होते हैं। तभी हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने साथी से बात कर रही थी और कह रही थी कि मैंने सुना कि यांग फैमिली के यंग मास्टर ने ऑलरेडी 5th इंटरमीडिएट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, क्या ये बात सच है? तभी उसका साथी कहता है कि हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और हु फैमिली जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई पर है, तो आप इसके बारे में परेशान ना हो, मुझे लगता है हम लोगों का सामना कोई भी नहीं कर सकता। जिसके साथ ही यहाँ पर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फैंग को देखते हैं जो कि अभी भी अपने घर में प्रैक्टिस कर रहा होता है, और यहाँ पर मिस शिंग हो लगी हुई थी अभी भी चिकन के ऊपर जुल्म तोड़ने पे। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि फैंग यहाँ पर प्रैक्टिस करके काफ़ी खुश था, क्योंकि अब उसने अपने टाइगर केव के फर्स्ट मूव को मास्टर कर लिया होता है, जिससे कि उसके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया था। वो खुश होते हुए कह रहा होता है कि मेरे अंदर अब इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही गया है कि शाओवेई ट्रायल के अंदर मैं जीत सकता हूँ। तभी वो कहता है कि सीनियर, क्या आप खाना बंद कर सकती हो? तभी यहाँ पर मिस शिंगो कहने लग जाती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, और वो सारा का सारा मीट एक बार से ही ठूस लेती है और कह रही थी कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एल्बो, क्योंकि पिछली बार जो तुम लेकर आए थे वो इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था, तो ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कल मेरे लिए और लेकर आना। जिसके साथ ही कह रही होती है कि कल मेरे लिए 5 पीसेस ले आना एल्बो के। तभी फैंग को यहाँ पर ब्लड वॉमिट होने लग जाती है, वो वहीं पर बैठ गया था, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। मिस शिंग हो उसको देख रही होती है और कह रही थी कि क्या मैंने इतने ज़्यादा की डिमांड कर दी है तुमसे कि तुम ब्लड वॉमिट करने लगे हो? तभी वो उसके पास आकर उसको चेक करने लग जाती है अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू, और अब उसको चेक करने पे पता चलता है कि यहाँ पर फैंग इतनी ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहा है कि उसकी मरीडियंस जो है इतनी सारी हार्ड प्रैक्टिस को और उसकी बॉडी भी बिल्कुल भी नहीं झेल पा रही है। तभी मैं शिंगुओ कहती है कि थोड़ा कम प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के लिए इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस सही नहीं। तभी फैंग कहता है कि नहीं, मुझे प्रैक्टिस तो करनी होगी, भले ही कुछ भी हो जाए सीनियर। मुझे पता है कि आपके लिए भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मैं आपको 5 एल्बोज़ ला के दूंगा। तभी मिस शिंगुओ खुश हो जाती है और कह रही थी कि अगर ऐसी बात है तो मैं समझती हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, लेकिन 5 एल्बोज़ अभी भी कम है, तुम मुझे 20 ला कर दो। तभी फैंग कहता है कि नहीं, 8 ठीक है। तो मिस शिंगू कहती कि नहीं, 15 ला कर देना। तभी यहाँ पर फैंग कहता है कि 10 एल्बोज ठीक है, आप कितना खाती हो मिस शिंगू? तभी मिस शिंगू कहती कि ठीक है, चलो अपनी बात से पलटना नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर तुम चीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करने जा रही हूँ एक न्यू टेक्निक के साथ, और ये टेक्निक एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टेक्निक है। तुम्हारी यहाँ पर मेरिडियंस तो इमीडिएटली हील होंगी ही, साथ ही तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पावर भी मिलेगी। और कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर इस पावर को एब्जॉर्व करने के लिए पहले मेडिसिन को एब्जॉर्व करना होगा। तभी यहाँ पर अपना फैंग कहने लग जाता है, लेकिन मैं मेडिसिन ढूंढ के लाऊं कहाँ से? तभी मिस को देखता है जो कि तुरंत यहाँ पर एक बुक को समन करती है, और यहाँ पर कह रही थी कि इसकी मदद से अब यहाँ पर तुम सुपर पावरफुल होने वाले हो। फैंग भी इस बुक को देख रहा था। और गाइज, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।